जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा जिसने मदद का हाथ बढ़ाया वो नाम है बीजेपी के युवा नेता मनीष सिन्हा जी का। मनीष जी, आप डॉक्टर भी हैं, आपने BHMS का कोर्स किया है। मनीष जी, आप एक बीजेपी नेता भी हैं। मनीष जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आखिर मनीष जी, एक व्यक्ति इतनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी कैसे निभा लेता है? मनीष जी, हमारे लोकल टीवी के दर्शक ये जानना चाहते हैं। समय तो ऐसा है कि मन में अगर सोच हो, मन में अगर किसी प्रकार की लगन हो कि आपको करना ही है, सकारात्मक सोच और पॉजिटिव सोच को लेकर मैं कार्य करता हूँ जी। और समय मैं निकालने का प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं लोगों के बीच में जा सकूँ। लोग पूरे भरोसा के साथ यदि जहन में यदि लोगों के नाम आता है तो पहला नाम आता है डॉक्टर मनीष। आखिर डॉक्टर साहब, आपने लोगों के बीच में इतना भरोसा कैसे स्थापित किया है? लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहिए। तो लोग धीरे धीरे मेरे से जुड़ते गए। मेरे से जुड़ने के बाद लोगों को मेरे ऊपर विश्वास होता गया, क्योंकि मेरा चिकित्सा लाभ जब उनको मिल रहा था तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा था। धीरे धीरे लोग मेरे से जुड़ते गए और उनको मैं स्वास्थ्य लाभ देते गए और उनको अच्छा मार्गदर्शन देते गए। अगर किसी मरीज का या किसी जो बीमार व्यक्ति है जिनका इलाज मैं यदि नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, तो उनको कभी मैं भ्रमित नहीं किया 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए। मैं उनको हमेशा अच्छा सलाह दिया कि आप इस डॉक्टर को, अमुक डॉक्टर को दिखा दीजिए या यहाँ चले जाइए या मैं बात कर देता हूँ। लेकिन 2 पैसे के लालच में हम आज तक किसी पेशेंट को भ्रमित नहीं किए, इसलिए लोग हमको आत्मीयता से मानते हैं। अमलीपदर की जनता जानना चाहती है नेताजी कि आखिर जब 25 साल से लोग परेशान हैं, अमलीपदर का रपटा आज तक पुलिया में तब्दील नहीं हो पाया, तो क्या मनीष सिन्हा जी कोई अपने तरफ से कोई विशेष कदम उठाएंगे क्योंकि उनकी सरकार है? मैं बहुत पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री किरण सिंह जी के पास गया था। उनके बंगले में जाकर स्वतः उनके साथ बैठकर उनको आवेदन के माध्यम से अवगत कराया इस बारे में। तो उन्होंने आश्वासन दिया है इस बरसात के बाद, अभी टेंडर हो जाएगा अभी, और इस बरसात के बाद काम शुरू करवाने का वो भी जल्द से जल्द प्रयास। कल आपका कार्यक्रम है, कल आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन में मनीष जी, जन्मदिन की शुरुआत कब से करेंगे मनीष जी? मतलब सुबह जब आप उठेंगे मनीष जी, तो सुबह सवेरे कहाँ से मनीष जी का दिनचर्या शुरू होगा? लोकल टीवी के दर्शक। मैं कल का दिन का स्टार्ट गौ सेवा से करूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। गौ माता की पूजन करके मैं स्टार्ट करूँगा। इसके लिए मैं सुबह काटकर गौ सेवा आश्रम जाऊँगा। मैं बाबा उदयनाथ के आश्रम में जाऊँगा। मैं वहाँ गौ माताओं का मैं पूजन अर्चन करके उनको फल भेंट करके उनको कुछ स्वल्पाहार गौ माताओं को करा कर वहाँ से मैं अपना गौ माता से आशीर्वाद दिनचर्या को शुरू करूँ। उसके बाद का ऐसा है कि अभी मैं थाना हिंदा गाँव CRPF कैम्प में कॉल करके बात किया कि भाई मैं चाहता हूँ कि अपने जन्मदिन के अवसर पर आप लोग जवान को कुछ ज़रूरत की सामग्री भेंट। बिल्कुल मनीष जी, आपकी सोच को प्रणाम है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। त्याग की मूर्ति, सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर समाज के लोगों के लिए कार्य करने वाले, जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा जिसने मदद का हाथ बढ़ाया वो नाम है बीजेपी के युवा नेता मनीष सिन्हा जी का। मनीष सिन्हा जी आज लोकल टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी, मैं आपका धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे इनवाइट किया, और लोकल टीवी में फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूं और मेरे जीवन में ये कैमरा के सामने मेरा पहला इंटरव्यू है। चलिए मनीष जी, बिल्कुल। मनीष जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, मनीष जी पहला सवाल जी, मनीष जी आप डॉक्टर भी हैं, आपने BHMS का कोर्स किया है। मनीष जी आप एक बीजेपी नेता भी हैं। मनीष जी आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आखिर मनीष जी, एक व्यक्ति इतनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी कैसे निभा लेता है? मनीष जी, हमारे लोकल टीवी के दर्शक ये जानना चाहेंगे। इस बात का जवाब देने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं एक स्वयं सेवक हूं। जी, स्वयं सेवक
वो होता है जो ना किसी के दबाव में आकर जी स्वतः ही अपने प्रेरणा से जी लोगों के लिए काम करता है, जी, समाज के उत्थान के लिए काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी देश बात के कही। उत्थान के लिए काम करता जी है, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करता बिल्कुल, है। बहुत अच्छी वो बात। स्वयं सेवक होता है। बिल्कुल सामाजिक समरसता बिल्कुल स्थापित करना बिल्कुल हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल दीन दुखियों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल समाज में कुछ गरीब तबके के लोग हैं जिनको समय में सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। जी चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी जरूरतमंदों को हमको सहयोग करना है। बिल्कुल। मनीष जी, मैंने जो सवाल पूछा था, आपने तो अच्छी बातें पहले ही लाइन में आपने अच्छी बातों को कह दिया कि हम स्वयं सेवक हैं। जी स्वयं सेवक होना अपने आप में गर्व की बात होती है मनीष जी, क्योंकि हम स्वयं सेवक जिस तरह का कार्य करते हैं, जी निश्चित तौर पर उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। मनीष जी, मैंने पूछा कि आप डॉक्टर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इसके साथ साथ एक बीजेपी नेता भी हैं। मनीष जी, 3 जिम्मेदारी आप अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। क्या मनीष जी इन जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा पाते हैं, और कितना समय देते हैं आप अपने आप के लिए? इसके बाद आपको अपने घर परिवार के लिए भी समय देना पड़ता है। मनीष जी, कितना आपका जीवन संघर्ष में है, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। समय का ऐसा है कि मन में अगर सोच हो, मन में अगर किसी प्रकार की लगन हो कि आपको करना ही है, सकारात्मक सोच और पॉजिटिव सोच को लेकर मैं कार्य करता हूँ। जी और समय मैं निकालने का प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं लोगों के बीच में जा सकूँ जी और उनको समझ सकूँ। बिल्कुल या जब स्कूल की बात आती है तो मैं बच्चों के बीच में जा सकूँ, या जब जी। कोई मरीज के बात आती है तो मैं उनके साथ अच्छे से बात कर सकूँ। बिल्कुल। मनीष जी, आपको तो सबसे पहले अगेन हैप्पी बर्थडे, क्योंकि कल आपका बर्थडे है। अभी आपका बर्थडे शुरू नहीं हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही जन्मदिन की बधाई दे दी, क्योंकि मनीष जी सवाल भी मैं आपसे उसी रिलेटेड पूछने वाला हूँ, इसलिए मैंने बधाई दी आपको। मनीष जी, कल आज रात को 12 बजे आप 38 साल आपका पूरा हो जाएगा। आप 39वें साल में, जीवन के 39वें साल में आप पड़ाव में प्रवेश करेंगे। जी मनीष जी, इस दौरान आपके जीवन में ऐसा कोई संघर्ष का पल था क्या, जिन पलों को आप लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहेंगे? वो पल हमेशा आपके जीवन में याद आता है। मेरा सबसे पीड़ादायक और सबसे ज़्यादा संघर्ष का समय उस समय था जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। बिल्कुल मनीष जी, बहुत बड़ी बात कही, भावुक करने वाली बात आपने कही। मैं उस दिन आज भी याद करके मनीष जी तड़प जाता हूँ। अपने आप को संभालिए मनीष जी, मैं समझ रहा हूँ भावुक वाला पल है ये। वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि मनीष जी, एक बच्चे के लिए उनकी माता का दूर जाना, निश्चित तौर पर आप अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते थे, मुझे पता भी है। जब आपका देवभोग में भी, जब आप यहाँ पर आपका क्लिनिक था, तो उस दौरान भी माता के साथ आपका एक अलग ही तरह का प्रेम था। मनीष जी, पुरानी बातों को मैं कुरेदना नहीं चाहता था, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मनीष जी कहते हैं ना कि जो पुरानी तस्वीर रहती है, क्योंकि आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ, माँ शब्द आपके हाथ में भी लिखा हुआ है। कई लोग रहते हैं मनीष जी कि अपनी धर्म पत्नी का नाम लिखते हैं, अपने बच्चों का नाम लिखते हैं, लेकिन मनीष जी आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ, आपके राइट हैंड के हथेली के ऊपर में आपने माँ शब्द का जिक्र किया है। और निश्चित तौर पर मनीष जी, ये जो शब्द होते हैं, माँ के उस रिक्त स्थान को भर पाना असंभव है, और उस रिक्त स्थान को कोई भर भी नहीं पाएगा। तो चलिए मनीष जी, निश्चित तौर पर मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि मैंने उन पलों को कुरेद दिया। और जो कहते हैं ना मनीष जी, पुरानी चीज़ें एक बार तस्वीर फिर से आपके सामने आ गई, और पुरानी चीज़ें फिर से कहते हैं कि पटल में दिखनी शुरू हो गई। मनीष जी, माता जी तो खैर चली गई, स्वर्गवाती माता जी को हमारा प्रणाम है। निश्चित तौर पर आप भी याद करते हैं उन्हें। आपने माता जी से मैं भी एक बार मुलाकात किया था, मैं भी माता जी को याद करता हूँ, आपको भी याद होगा, आप ही ने मिलवाया था मुझे। मनीष जी, ये जानना चाहेंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई मनीष जी? इसके बाद फिर कहाँ पर आपकी शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हुई? फिर इसके बाद आपका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य की और आप आगे कैसे बढ़े? इन बातों को लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। मेरा जन्म ग्राम अमलीपदर में 1987 में हुआ जी। मेरे पिताजी चिकित्सक हैं जी, और काफ़ी बृहद उनका समाज की ओर उनका लगाव रहा है। बिल्कुल। चाहे वो हमारे डरसेना कलार समाज के लिए हो, उत्थान के लिए हो, चाहे समाज में चिकित्सा के लिए हो जी। वो निर्विरोध हमारे गांव में मेरे पिताजी उप सरपंच भी रहे जी। और अभी जो अमलीपदर में शिशु मंदिर संचालित हो रहा है, वो शिशु मंदिर को अकेले अपने ही दम में उन्होंने स्टार्ट किया जी अमलीपदर में, जो आज 10वीं क्लास तक के चल रहा है। चलिए मनीष जी, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। वो स्कूल, उस स्कूल में आज 500 से ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जी। मेरे पिताजी का सोच था कि मेरा बच्चा को एक अच्छा
अच्छा एक स्तर में मतलब उनको पढ़ाई हो सके, बिल्कुल कुछ अच्छा कर सके मेरा बच्चा आगे पढ़ लिख के। जी जी मेरे पिताजी का सोच था। जी तो उन्होंने मुझे गरियाबंद भेजा, जी। पिताजी ने पढ़ाई मतलब के ये लिए। मनीष जी कौन से ईयर की बात है ये? मैं द्वितीय क्लास में था। द्वितीय क्लास, मतलब मनीष जी मान के चलिए 92 के आसपास की बात है ये। जी 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 द्वितीय क्लास में था मैं। मेरे को सरस्वती शिशु मंदिर गरियाबंद मेरे पिताजी ने भेजा। पिताजी ने भेजा। वहाँ आदरणीय मेरे चाचा जी श्री लखनलाल सिन्हा जी पहरी कॉलोनी में सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं। जी उनके यहाँ मैं रहा बचपन से, जी और सरस्वती शिशु मंदिर के सानिध्य में, वहाँ मेरे गुरु आचार्य लोग के सानिध्य में, वहाँ पे मेरा पढ़ाई विद्यार्थी जीवन वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा। जी। मनीष जी उसके बाद गरियाबंद में आप कितने साल तक आपने गरियाबंद में अध्यापन किया? गरियाबंद में मैं लगभग 11वीं क्लास तक था मैं वहाँ। जी। उसके बाद मनीष जी कहाँ गया पढ़ने के लिए? वहाँ से मैं गुरुकुल गया, बंजारी धाम गुरुकुल विद्यालय। जी। वहाँ मेरा 12th का पढ़ाई हुआ, 12th 12वीं का हुआ। पढ़ाई हुआ। जी। इसके बाद मनीष जी चूंकि कहते हैं ना मनीष जी कि जब बच्चा 11th पढ़ना शुरू कर देता है तो आपके दिमाग में जो योजनाएं हैं, जो फोकस है, जो लक्ष्य है, लक्ष्य दिखना शुरू हो जाता है कि मुझे 11th, जब मैं 10th पास करने के बाद 11th जाऊंगा तो मुझे कौन सा कोर्स लेना है। मनीष जी मैथ्स होता है, बायोलॉजी होता है, या कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है। तो मनीष जी आप तीनों में से आपने कौन से सब्जेक्ट को चयन किया? आर्ट्स होता है। चूँकि मेरे पिताजी चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं जी। तो मुझे पहले से ही इतनी दिलचस्पी थी कि मैं भी एक चिकित्सक बनूं, डॉक्टर बिल्कुल, बनूं और बिल्कुल। लोगों की सेवा करूं, जन बिल्कुल। समाज तक जाऊं करके। बिल्कुल। और पिताजी ने भी मुझे मार्गदर्शन दिया। जी। तो मैं बायो लिया था, बायो लेकर मैंने पढ़ाई की। जी। जी बायोलॉजी लेने के बाद आप 11th गरियाबंद में पढ़े। जी जी 12th आप चले गए जो बंजारी धाम रायपुर चले गए, वहाँ पे आपने पढ़ाई की। गुरुकुल विद्यालय। जी। मनीष जी 12th के बाद फिर आपकी पढ़ाई कहाँ पर शुरू हुई? आपने क्या करने का सोचा? 12th के बाद मैंने बैचलर ऑफ मेडिसिन होम्योपैथिक एंड सर्जरी जी का कोर्स किया जी। महाराणा प्रताप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रायपुर से। उसके बाद मनीष जी लगभग 3 साल का आपका कोर्स रहा? नहीं, मेरा कोर्स है 5.5 ईयर का, 5.5 साल का कोर्स है मेरा। मनीष जी इसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सवाल है जी। आप यदि चाहते तो मनीष जी रायपुर में भी अच्छे पैकेज में आप कहीं भी सेट हो जाते जी, आपका जीवन सेट हो जाता, आप अच्छी जिंदगी जीते जी। क्योंकि आप घर से भी संपन्न व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है, आपका मनीष जी आपके परिवार का अमलीपदर में अच्छा नाम भी है, समाज में भी आप लोगों का अच्छा नाम है। मनीष जी आखिर अमलीपदर लौटने का कारण क्या था? क्या डिसीजन था कि आपने सोचा कि मुझे अमलीपदर लौटना है? परिवार और क्षेत्र से बढ़कर अपनत्व की भावना हमको कहीं और नहीं मिल सकती। जी। मैं रायपुर में था। जी। मेरे जो डॉक्टर बंधु हैं, अच्छे डॉक्टरों के साथ था। वहाँ पे लगभग मैंने 8 साल व्यतीत किया। बिल्कुल। वहाँ पे मैं वहाँ पे कुछ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। बिल्कुल। वहाँ भी मैंने अपना समय दिया। जी। वहाँ एक डॉक्टर है, मेरे गुरु हैं वो। जी। डॉक्टर एसपी सिंह सर, एमडी मेडिसिन है। एमडी मेडिसिन, वही मेरे गुरु हैं। कौन सा हॉस्पिटल में थे एसपी सिंह सर? वो श्री नारायणा हॉस्पिटल में। जी। उस समय मैं श्री नारायणा हॉस्पिटल में उनके सानिध्य में कार्य कर रहा था। बिल्कुल। वो मेरे गुरु हैं। आज भी मुझे किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो उन्हीं का दिशा निर्देश मिलता है। मतलब गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा रहता है? उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। जी। उनके यहाँ वाइफ भी डॉक्टर है। जी। और अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका भी श्रेयांश हॉस्पिटल है रायपुर में, खुद का हॉस्पिटल है अभी। जी। तो उनके सानिध्य में रह के मैं अपने जो चिकित्सा का जो मेरा नॉलेज है उसको गेन किया। मैं उनके सानिध्य बढ़ाते चला गया मैं। जी। अब बात आती है मेरा अमलीपदर आने का, तो मैं वही बताया, आप विदेश में रहो, कोई दूसरे शहर में रहो, वो इज्जत और वो प्यार जो अपनी मातृभूमि से मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सुकून जो होता है। जी। पैसा तो आप कहीं से भी कमा लो, बिल्कुल, लेकिन अपने माँ बाप के साथ रहना, अपने भाई बंधु के साथ रहना, अपने मित्र अपने दोस्तों के साथ रहना, बहुत अच्छी बात है। ये ऑरा होता है, जो वाइब्रेशन होता है हमारा, क्षेत्रीय वाइब्रेशन, या अपने हृदय से जो वाइब्रेशन होता है अपनों के प्रति, वो सुकून हमको गांव में ही मिलता है, अपनों के साथ ही मिलता है। जी। इसलिए पिताजी ने भी कहा कि बेटा नहीं, आप गांव में ही आओ और अब गांव में चिकित्सा के लिए आप सबको लाभान्वित करो। जी जी। तो इसके बाद फिर आप गांव लौट आए? जी। मनीष जी, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं करके कोई बड़प्पन वाली बात नहीं करूंगा। मैंने देखा है मनीष जी, पीपल खुटा हो, धनोरा हो,
ये अंतिम बेल्ट हो। मैंने वहाँ पर फील्ड भी किया है, हालांकि आजकल जब से मैं लोकल टीवी का कार्यभार मैंने संभाला है तब से मेरे पास समय नहीं है। मनीष जी, वहाँ से एक नाम जरूर गूंजता है, डॉक्टर मनीष। लोग पूरे भरोसा के साथ, यदि जहन में यदि लोगों के नाम आता है तो पहला नाम आता है डॉक्टर मनीष। आखिर डॉक्टर साहब, आपने लोगों के बीच में इतना भरोसा कैसे स्थापित किया है, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। उसका श्रेय भी मैं अपने पिताश्री को देना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर परशुराम सिन्हा जो मेरे फादर हैं, उस समय जब रास्ता जो प्रधानमंत्री सड़क योजना तो बाद में आई जी, जब उस समय सड़क नहीं था जी, जब कच्चे रास्ते थे, जब इतने इतने पूरा मिट्टी भर गए होते थे, जब उसमें वाहन किसी प्रकार का कोई साइकिल भी नहीं चल पाता था, तो ऐसे ऐसे दूरस्थ जंगल क्षेत्रों में मेरे पिताजी ने घर पहुंच सेवा देने का कार्य किया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, जिसके लिए मेरे पिताजी उस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं जी। और उनके पुत्र होने के कारण मुझे उनका लाभ मिला जी। धीरे धीरे लोग मेरे को जानने लगे कि नहीं, मेरे पिताजी भी बताने लगे लोगों को कि मेरा पुत्र है, रायपुर से पढ़ के आया है, अच्छा पढ़ाई किया है, अच्छा डॉक्टर है, आप उनसे भी इलाज कराइए करके जी। तो लोग धीरे धीरे मेरे से जुड़ते गए। मेरे से जुड़ने के बाद लोगों को मेरे ऊपर विश्वास होता गया, क्योंकि मेरा चिकित्सा लाभ जब उनको मिल रहा था तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा था। बिल्कुल, धीरे धीरे लोग मेरे से जुड़ते गए और उनको मैं स्वास्थ्य लाभ देते गया और उनको अच्छा मार्गदर्शन देते गया। अगर किसी मरीज का या किसी जो बीमार व्यक्ति है जिनका इलाज मैं यदि नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ उस चीज के लिए, तो उनको कभी मैं भ्रमित नहीं किया 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए। मैं उनको हमेशा अच्छा सलाह दिया कि आप इस डॉक्टर को, अमुक डॉक्टर को दिखा दीजिए या यहाँ चले जाइए या मैं बात कर देता हूँ। लेकिन 2 पैसे के लालच में हम आज तक किसी पेशेंट को भ्रमित नहीं किए, इसलिए लोग हमको आत्मीयता से मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत बड़ी बात कही। मनीष जी, आपने जो वर्ड कहे कि 2 पैसा के लालच में मैं लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करता, यही कारण है मनीष जी कि आपने ऐसे क्षेत्र में आपका नाम है मनीष जी, जहां पर आज भी पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। कई ऐसे पारा है, कई ऐसे मोहल्ला है मनीष जी, जहां लोकल टीवी की टीम भी पहुंची है कई बार वहां पर, लेकिन लोग यदि जानते हैं तो डॉक्टर मनीष को लोग जानते हैं और सम्मान के साथ लोग आपको याद करते हैं। मनीष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, आप अमलीपदर क्षेत्र में शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, चिकित्सा के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा के लिए मनीष जी आप किस तरह काम करते हैं? लोग मनीष जी शिक्षा का अलग लोगों के अंदर जगे, इसके लिए आप लोगों को कैसा जागरूक कर रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे। एक इंसान के जीवन में शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है या एक ऐसी चाबी है जिससे वो भविष्य के दरवाजे को खोल सकता है जी। चाहे वो भविष्य में एक सफल व्यक्ति बनना चाहे अपने जीवन में, बिल्कुल, भविष्य में अच्छे जॉब करना चाहे, एक कलेक्टर बनना चाहे, एक वकील बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, मतलब अब आपको यदि किसी प्रकार किसी बच्चे को अगर उच्च श्रेणी में जाना है, बिल्कुल, तो विद्या के शरण में आना पड़ता है, विद्या ग्रहण करना है आपको करना है। अब विद्या भविष्य की चाबी है, कुंजी है, जो भविष्य के रास्ते को खोलती है। हम अमलीपदर में सरस्वती शिशु मंदिर को लेके हम कार्य कर रहे हैं। हम अमलीपदर में जब बताया मैं आपको कि मेरे पिताजी ने सरस्वती शिशु मंदिर का संचालन किया, वहाँ पर उन व्यवस्थापक है मेरे पिताजी जी। क्योंकि आज मैं अमलीपदर में खुद वहाँ रह रहा हूँ, वहाँ सभी व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ, वहाँ मैं अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, वहाँ चिकित्सा की व्यवसाय कर रहा हूँ। तो सरस्वती शिशु मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने की जवाबदारी मेरे ऊपर है। आज मैं शिशु मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ, तो इस नाते मैं शिशु मंदिर में मेरा पर डे बच्चों के साथ उठना बैठना, बच्चों के क्लास में जाना, बच्चों को मतलब ऐसे मार्गदर्शन देना कि वो रास्ते से मत भटके जी। आज के समय में क्या हो रहा है, बच्चे मोबाइल की वजह से कहें या टीवी की वजह से, क्या आधुनिक इस परिस्थिति की वजह से उनका माइंड सेट जल्दी भटकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही मनीष जी। तो उनको जैसे बजरंगबली अपना जो ताकत था उनको भूल गए थे, भगवान श्री राम ने बच्चों को बजरंगबली को याद दिलाया। बिल्कुल, उसी प्रकार से आज के बच्चों को बार बार मार्गदर्शन देना पड़ता है, कुछ कहानी के माध्यम से हो या कुछ चुटकुले के माध्यम से हो या कुछ इतिहास के माध्यम से हो, कुछ महापुरुष के जो प्रोत्साहित करने वाले कहानी, उसके माध्यम से बच्चों को बार बार प्रोत्साहित करना पड़ता है कि उनको दिमाग में बैठे कि हमको सकारात्मक ऊर्जा की ओर चलना है, हमको सकारात्मक रास्ते की ओर चलना है। हमारे माँ बाप इतना खर्चे से इतना इस समय में मतलब एक सुख शांति का अनुभव करके हमको शिशु मंदिर भेजते हैं कि हमारा बच्चा
अच्छा पढ़ेगा या वहाँ आचार्यों के सानिध्य में है। जी। आज के समय में देखिए, आप सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में कुछ एक अच्छी बातें बताना चाहूँगा मैं आपको। आज के समय में पूरा भारत देश में गुरुकुल परंपरा अगर संचालित कर रहा है तो हमारा सरस्वती शिशु मंदिर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। आज वहाँ जो बच्चों का पढ़ाई है स्टार्ट होता है, वहाँ पे प्रातः स्मरण से स्टार्ट होता है जी। वैदिक मंत्रों से स्टार्ट। मैंने भी पढ़ाई किया शिशु मंदिर में जी। वैदिक मंत्रों से स्टार्ट है। वहाँ सरस्वती वंदना, एकात्मता, स्तोत्रम से लेके विभिन्न प्रकार के गायत्री मंत्र, भोजन करने से पहले आपको मंत्र बोलना है, कुछ गीता के श्लोक, ये मतलब बच्चों के आचरण में आ जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि वाइब्रेशन वाला बात आ जाता है, यहाँ पे वाइब्रेशन वाला बात आ जाता है कि अच्छे लोग से मित्रता करोगे, आपके अंदर अच्छा असर आएगा। बुरे के साथ रहोगे, निराशावादी लोगों के साथ रहोगे, आपके अंदर बुरा असर आए। उसी प्रकार के शिशु मंदिर का जो ऑरा है वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, क्योंकि वहाँ के आचार्यों को विशेष रूप से ग्राम भारती शिक्षा समिति जो है हमारी, ग्राम भारती शिक्षा समिति जो है हमारी, उसके माध्यम से आचार्य जी लोगों का प्रत्येक 6 महीना में, साल भर में बाकायदा ट्रेनिंग होता है जी, समिति के माध्यम से। रायपुर में, छत्तीसगढ़ प्रांत स्तर में उनका विद्या भारती के अंतर्गत सब आचार्यों का ट्रेनिंग होता है कि आप बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हो। बिल्कुल, बच्चों का योग, बच्चों का व्यायाम, बच्चों की शारीरिक क्षमता को कैसे बढ़ाना है आपको, बच्चों को माइंड सेट को आपको मोटिवेट कैसे करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। बच्चों को आध्यात्म रूप से कैसे जागृत करना है जी। और मूलतः कि आपको देश प्रेम से कैसे अवगत कराएं आप जी। बच्चे देश प्रेम से कैसे अवगत हो सके, देश के प्रति उनको जागृत कैसे हो सके जी। अपने घर परिवार के प्रति कैसे जागृत हो सके जी। बच्चे अपने मोहल्ले में एक अच्छा आचरण पदार्थ बना सके, बच्चे अपने परिवार के लिए सक्षम खड़े हो सके, एक एनर्जी डेवलप होता है वहाँ जी। बहुत बहुत अच्छी बात कही मनीष जी। ये तो शिशु मंदिर के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मनीष जी, चूंकि आज एक आप सफल इंसान हैं, तो कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपके सफलता के पीछे किसका हाथ है? सफलता के पीछे मेरे माता और पिता का ही आशीर्वाद है। उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत किया। जीवन में सबको भूल जाओ आप, सबको भूल जाओ। मेरे पिताजी बोलते हैं सबको भूल जाओ, लेकिन अपने हितैषी को नहीं भूलना चाहिए। जो आपके लिए हित कार्य किया है उसको नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे लिए मेरा हित कार्य तो सबसे पहले मेरे माँ बाप ही किए हैं। ऐसे तो हित कार्य मेरे लिए बहुत से दोस्त हैं, बहुत। देख लीजिए मनीष जी, आपने अपने धर्म पत्नी जी का नाम नहीं लिया। वो इंटरव्यू को देखने के बाद वो कहीं नाराज ना हो जाए, नाराज कि भाई आपके जी। मनीष जी साइलेंट कर लीजिए, ये नाम ना आ जाए कि भाई आपने। मनीष जी साइलेंट कर लीजिए, एक बार मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। मनीष जी ये ना बोले कि भाई आपने मेरा नाम नहीं लिया, ये सब चीजें ना बोल दे। थोड़ा सा मनीष जी इन चीजों को भी, क्या आपके जीवन में सफलता में उनका भी कुछ परसेंट हाथ है? मैं उनका भी नाम लाने ही वाला था, लेकिन मैंने पहले टोक दिया। आपने पहले टोक दिया क्योंकि आप हमारे घर में लड़ाई करवाना चाहते हो। पहले माँ बाप को प्राथमिकता इसलिए मैं दिया। नहीं मनीष जी, देना भी चाहिए, मैं मजाक कर रहा था मैं। आज के समय में मेरे पास बुजुर्ग पेशेंट लोग आते हैं जी, बुजुर्ग मरीज लोग आते हैं। तो बहुत सारे बुजुर्ग महिलाएं हैं या बहुत सारे बुजुर्ग जो पिता लोग हैं जी, वो लोग अपने घर का दुखड़ा सुनाते हैं मेरे को जी। बहुत दुख होता है जी कि मोर बेटा मोर लिए दवाई नहीं खरीद दे जी, मोर बेटा मोला इलाज के आज पैसा नहीं दीस जी, मैं आज पैसा नहीं धर के आया हूँ। जबकि उनके बच्चे लोग, कई लोग के बच्चे लोग अच्छी नौकरी में। कितना दुखद बात है, आप बताइए। यदि व्यक्ति सोचेगा मनीष जी, तो इसी में ही मन ये कहेंगे मनीष जी कि दुखी हो उठता है। बहुत से माताएं ऐसे होती है, रो डालती है। कितनी बड़ी बात है। तो उसको मैं दिल से समझाता हूँ। माता रो रही है, कई माताओं को मैं अपने गले से लगाकर समझाता हूँ, कुछ नहीं होता माता, जो भी दवाई है कुछ मैं दे दूंगा आप जी। कुछ माताओं को मैं अपनी तरफ से दवाई देके समझाता हूँ कि होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जी। तो बहुत आज के जीवन में 2025 चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है। लोग अपने माँ बाप को भूलते जा रहे हैं, जबकि माँ बाप को तो मनीष जी, जबकि भगवान ही माँ बाप है, ईश्वर है। इस धरती में हमारा सबसे पहला ईश्वर यदि कोई है तो माँ बाप है। माँ बाप को दुखा के आप क्या हासिल कर? माँ बाप का दिल दुखा के आपको कुछ हासिल होना ही नहीं है मनीष जी। तो बात कर रहे थे आप मेरी धर्म पत्नी का। मेरी धर्म पत्नी तो लक्ष्मी समान है। मैं सही बताता हूँ आपको, लक्ष्मी समान है। मनीष जी, आप बोलते बोलते दुखी हो जा रहे हैं। दुख नहीं, मैं वो हो जा रहा हूँ, भावुक हो रहे हैं। क्योंकि वो मेरे मतलब विषम परिस्थिति में मेरा साथ दी वो जी। मनीष जी, ऐसा कोई पल है क्या? जब ऐसा पल है ना,
जब मैं हॉस्पिटल खोला था देवोग में, जी। माँ रेवती हॉस्पिटल खोला था, जी जी खोले थे भाई। उस समय मेरा हॉस्पिटल बंद करना पड़ा मुझे, जी। क्योंकि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। जी मेरी माँ जाने के बाद तो एक समय ऐसा लगता था मेरे को कि बस मैं अब, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, आप टूट गए थे पूरी तरह। टूट गया था, मैं सन्यासी हो जाऊं ऐसा लग रहा था जी। कि कहीं चला जाऊं मैं, जी। कोई मैंने आश्रम जी उस आश्रम समय चला आपकी शादी जाऊं। हो गई थी। शादी नहीं हुई थी उस समय, जी। इसीलिए तो ऐसा लग रहा था कि मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाता हूँ, कुछ सन्यासी जीवन धारण कर लेता जी हूँ। बाद में मुझे कर्तव्य का ज्ञान हुआ आत्मा से। जी कहीं ना कहीं मेरी माँ ने मुझे प्रेरणा दिया था कि बेटा तेरे साथ तेरे बाप है, जी तो मैं सोचा कि मेरा कर्तव्य मेरे पिता हैं, जी। मेरे पिताजी के साथ रहना है, मेरे को समाज में जी सेवा करना है। तो उस समय जब मैं बेरोजगार था, मैंने जी कितना आपके मम्मी के जाने के कितने साल बाद आपकी शादी हुई? मम्मी जी का देहांत हुआ 2016 में जी। और 2017 मेरी शादी हुई। मनीष जी 1 साल तक कैसे संभाला आपने अपने आप को? पल संभाला, कैसा था मनीष जी आपके लिए? रोता था मैं, बहुत रोता था। जी उस पीड़ा को तो मैं बता नहीं सकता, बहुत रोता था। जी उस समय ऐसा स्थिति हो गया था कि मैं बेरोजगार हो गया था, जी सड़क पे आ गया था मैं, जी बहुत कर्ज से दब गया था मैं, क्योंकि हॉस्पिटल जब खुला था तो बहुत लागत लगा था, जी बहुत लागत लगा था। पिताजी एक तो जमीन को ही बेच दिए थे मेरे लिए, जी हॉस्पिटल के लिए। जी उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि मेरा उम्र भी लगभग 33 के करीब था, 33 का था। शादी की उम्र के लायक, शादी जी। का उम्र था मेरा। जी 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 लेकिन उस समय ऐसा था कि मेरा बैकग्राउंड पूरा डगमगा गया था, मतलब मान के चलिए आपका पूरा जो संतुलन था, आर्थिक संतुलन बिगड़ गया पूरा था। खत्म हो गया था उस समय। अब शादी भी करना था मेरे को, जी लेकिन मनीषा जो मेरी धर्म पत्नी है, उनको सब चीज़ अवगत होने के बाद भी कि इनके पास अब ऐसा कुछ है नहीं खास, कहाँ की है हमारी जो भाभी जी हैं? तो राजनांदगांव चिचोला की है। जी तो उनको सब मैं बताया कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कोई ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ, या फिर मैं कोई बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, या एकदम आर्थिक रूप से मैं प्रबल नहीं हूँ करके मैं अपनी माँ के बारे में बताया, अपने पिता के बारे में बताया, अपने घर के बारे में बताया। उसने पता नहीं कैसे सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं, मैं आपका साथ दूंगी, जी मैं आपका साथ दूंगी। जी उस विषम परिस्थिति में उसने मेरा हाथ थामा। जी उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। जी फिर शादी हुई, उनके आने के बाद उनके सहयोग और उनके मार्गदर्शन से और पिताजी के मार्गदर्शन से धीरे 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 आज मैं अपने पैर में खड़ा हुआ, अपना मकान बनाया, अपना कार खरीदा, जी समाज में आज अपना नाम स्थापित किया। जी आज भाजपा में आपने नाम सम्मानित स्थापित किया। पद पर हूँ मैं। जी आज शिशु मंदिर में सम्मानित पद पर हूँ। जी आज ग्राम भारती सरस्वती शिशु मंदिर में मैं जिला का सह सचिव हूँ मैं। जी इस प्रकार के विभिन्न दायित्वों का मैं निर्वहन किया। पिछले समय में हमारे डरसेना कलार समाज इस परिक्षेत्र का युवा मंच का अध्यक्ष था, जी अभी समाज का सलाहकार हूँ मैं। जी तो पत्नी का मेरा बहुत सहयोग रहा और पूरा ससुराल परिवार का भी सहयोग रहा, मेरे ससुर का भी सहयोग रहा, पिताजी का भी सहयोग रहा, मेरे बड़े भाई श्री कमलेश सिन्हा, मेरी भाभी का भी बहुत सहयोग रहा। भाभी ने भी मुझे बहुत बल दिया। मेरे कुछ बड़े मामा, बड़े पापा। मनीष जी आप तो इकलौते हैं क्या? आप कितने भाई हैं यहाँ पे? हम लोग 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। मेरा भाई बड़ा है, कमलेश सिन्हा जी हाँ, कमलेश सिन्हा क्या जी। करते हैं भाई साहब? मेरे भाई का फोटोकॉपी का, फोटोग्राफी का, स्क्रीन प्रिंटिंग का, अमृतसर में रहते हैं। हाँ हाँ जी उनका शौक भाभी है। जी का भी सपोर्ट रहा है। भाभी जी का भी सपोर्ट है। चलिए मनीष जी बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं ना मनीष जी कि एक महिला एक नारी वो शक्ति होती है जो यदि घर को बनाना चाहे तो कहते हैं कि मिट्टी को स्वर्ग बना देती है। और बिल्कुल जो आपकी जो धर्म पत्नी जी श्रीमती मनीषा सिन्हा जी के विषय में आपने जो बताया, उनके आने के बाद उन्होंने सबसे पहले आपको संभालने के बाद विषम परिस्थितियों से आपको उभार कर लाई, क्योंकि आप टूट चुके थे, आर्थिक रूप से भी आप टूट चुके थे, उभार कर लाई और जिन परिस्थितियों के बीच से लाकर आपको विषम परिस्थितियों से लाकर एक ऐसे जगह खड़े कर दिया जहां अपने समाज के बीच में अपने आप को स्थापित किया। आज मनीष जी कहते हैं ना, जिस तरह आपने बताया एक समाज में आप अच्छे पद में हैं, बीजेपी में आप एक सम्मानित पद में हैं, शिशु मंदिर का आप संचालन कर रहे हैं, जो जिस तरह बता रहे हैं आप सचिव भी हैं, तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि महिला का सपोर्ट होना जरूरी है और आपके सफलता के पीछे आपके धर्मपत्नी के साथ साथ माता पिता का तो आशीर्वाद है ही। जी मनीष जी अब अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मनीष जी आपका तो सब कुछ सेट था, आप एक चिकित्सक के रूप में आप सेवा दे रहे हैं, तो मनीष जी बीजेपी में आने का कारण क्या था? आखिर मन में ऐसी क्या भावना आई कि उस भावना ने आपको प्रेरित किया कि नहीं, मुझे
अब बीजेपी पार्टी से जुड़ना चाहिए? मोदी जी के जो माननीय आज जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जब मैं रायपुर में हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो मैं दोपहर को जब लंच के लिए घर आता था या रात को घर आता था, जी। उस समय 2014 की बात है, जी 2013-14 की बात है, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने। जी उससे पहले जब वो प्रचार कर रहे थे, जी पूरे भारत देश में जी घूम रहे थे, तो उनका विचार और उनका इतिहास, उनकी वाणी को सुनकर मैं रो डालता था, या उनका विजन कहीं, उनका विजन को सुनकर मैं रो डालता था। मतलब बहुत प्रभावित हो गया मैं उनसे। ऐसे तो मैं भाजपा समर्थित बचपन से ही हूँ, जी क्योंकि शुरू से मैं हमारे आचार्य गुरुकुल परंपरा जो आचार्य हैं, शिशु मंदिर के आचार्य हैं, संघ है, संघ के विचारधारा से मैं संघ के विचारधारा के परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी इसलिए मैं बचपन से ही मैं ओतप्रोत हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। पढ़ाई जीवन से ही मैं देखते हुए आ रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जैसे हम देखे, जी उनके विचार को सुनते थे। जी सर लोग बात करते थे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, हम कहीं बैठते थे, कुछ बुजुर्ग लोग बात करते थे, उनकी कविता के बारे में बात करते थे, टीवी में प्रकाशित होता था। तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। पढ़ाई करने के उपरांत जब मैं अपने गांव आया तो मुझे जुड़ने के लिए इतना हर्षोल्लास, मतलब मन में खुशी थी कि मैं पार्टी में स्वतः ही काम करने लग गया। जी पार्टी में स्वतः ही काम करने लग गया, पार्टी के लोगों से मिलना शुरू किया, यहाँ के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनसे मिलना शुरू किया, स्वतः मैं उनके पास जाना शुरू किया। ऐसे मेरे कार्य को देखते हुए, मेरे जागरूकता को देखते हुए लोग अपने बीच मेरे को बिठाना शुरू किए। बिठाने के साथ साथ वो भी मेरे को अपना विचार बताते गए और मैं उनसे जुड़ता गया। बिल्कुल। मनीष जी, हम ये भी जानना चाहूँगा मैं, चूँकि आप एक समाज सेवी हैं, समाज सेवा का भावना को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। मनीष जी, कल आपका कार्यक्रम है, कल आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन में मनीष जी, जन्मदिन की शुरुआत कब से करेंगे मनीष जी? मतलब सुबह जब आप उठेंगे मनीष जी, तो सुबह सवेरे कहाँ से मनीष जी का दिनचर्या शुरू होगा? लोकल टीवी के दर्शक ये जानना चाहेंगे। अवतरण दिवस सबके लिए खास होता है। अवतरण दिवस, जन्मदिन जो होता है सबके लिए खास होता है। मनीष जी, कई लोग कहते हैं भाई हम तो मूवी देखने जाएंगे, भाई हम तो केक काटेंगे, भाई हम तो यहाँ घूमने जाएंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे। क्या मनीष जी के भी दिमाग में ये सब चीज़ें हैं क्या कि परिवार को लेकर कहीं घूमने, मूवी दिखाने ले चलूँगा, मूवी देखेंगे, दिन भर एंजॉय करेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिर वापस घर आ जाएंगे? नहीं, ये सब विचारों से मैं दूर रहता हूँ। मैं जन्मदिन मेरा जब 2023 में हुआ था जी, उस समय मैं गरियाबंद हॉस्पिटल गया था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी। वहाँ ब्लड बैंक में मैंने अपना रक्तदान किया था जी, जन्मदिन के अवसर पर। मैं सोचता हूँ कि कुछ मैं नया कर सकूँ, कुछ जो प्रेरणा बन सकूँ कुछ बच्चों का, जिस बच्चों के बीच में मैं जाता हूँ वहाँ सर उठा कर मैं बोल सकूँ कि मैंने ये किया है और आप ये करके देखो, ऐसा मैं कुछ कर सकूँ, ऐसा मेरे विचार में रहता है। तो मैं उस समय रक्तदान किया था जी, 2023 जन्मदिन जी। 2024 में, पिछले साल, हमारे गांव के जितने भी सम्मानीय बुजुर्ग लोग हैं जी, जितने हो सके, ऐसा तो नहीं बोलूँगा सबको, बिल्कुल, जितना हो सके उतना बुजुर्गों को निमंत्रण देने की कोशिश किया मैं, बिल्कुल। और सब बुजुर्गों को अमलीपदर थाना में, थाना प्रभारी की अनुमति से सबको वहाँ पे बुलाया जी। बुलाने के बाद मैं गांव के सभी बुजुर्गों को साल और श्रीफल से भेंट किया और उन सब से आशीर्वाद मांगा मैं जी, कि आप मुझे सब आशीर्वाद दीजिए, मैं आप सबकी सेवा करते रहूं और सेवा का अवसर मुझे मिलता रहे और नया नया ज्ञान मेरे को उपलब्धि मिलता रहे। और थाना प्रभारी से भी, उस समय ध्रुव थाना प्रभारी थे, उनसे भी आशीर्वाद दिया। तो बुजुर्गों का पिछले साल सम्मान किया था अपने जन्मदिन। बिल्कुल। इस बार क्या सोच रहे हैं महोदय? इस बार एक नया विचार आया है मेरे मन में। नया विचार मेरे लिए हो सकता है, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म के लिए, जब से धरती में हम सब आए हैं तब से वो महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, जिसको आज हम भूलते जा रहे हैं जी। वो बात ये है, मैं कल का दिन का स्टार्ट गौ सेवा से करूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। गौ माता की पूजन करके मैं स्टार्ट करूँगा। इसके लिए मैं सुबह काटसर गौ सेवा आश्रम जाऊँगा, मैं बाबा उदयनाथ के आश्रम में जाऊँगा मैं जी। वहाँ गौ माताओं का मैं पूजन अर्चन करके, उनको फल भेंट करके, उनको कुछ स्वल्पाहार गौ माताओं को कराकर जी, वहाँ से मैं अपना
गौ माता से आशीर्वाद आपका दिनचर्या लेके शुरू करेंगे। दिनचर्या को शुरू करूंगा मैं। जी, फिर क्या रहेगा मनीष जी रूटीन? क्योंकि आपके चाहने वाले भी कई लोग हैं, यदि आपके चाहने वाले लोग कहेंगे मनीष भैया आपका केक काटना है, कब समय देंगे? जी जी, ऐसा भी फोन तो आज से ही आना स्टार्ट हो गया है। जी, बहुत तो सारे मुझे पता है मनीष जी, आपको उस क्षेत्र में मनीष जी आपके चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है, क्योंकि मैं जब भी फील्ड करता मनीष जी तो आपके विषय में कहीं ना कहीं बात आना मुनासिब रहता है, लोग आपके विषय में बात करते ही हैं। उसके बाद का क्या रहेगा आपका रूटीन दिनचर्या? उसके बाद का ऐसा है कि अभी मैं थाना इंदिरा गाँव CRPF कैंप में कॉल करके बात किया कि भाई मैं चाहता हूं कि अपने जन्मदिन के अवसर पर आप लोग जो जवान हैं, जवान को कुछ ज़रूरत की सामग्री भेंट कर बिल्कुल सकूं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आपकी सोच का परिणाम है, बहुत अच्छी सोच आपकी। पहले तो गौ माता वाली आपकी बहुत अच्छी सोच है। इसके बाद आपने कहा मनीष जी कि हमारे जवान जिनके बदौलत मनीष जी हम रात को चैन की नींद सो पा रहे हैं, हमारे सुरक्षा में 24 घंटे तैनात हमारे देश के वीर जवान, उनको आप कुछ जरूरत की सामान भेंट करेंगे। आपकी सोच का परिणाम है मनीष जी, बहुत बहुत अच्छी सोच आपकी। इसके बाद मनीष जी आपका क्या रहेगा रूटीन? उसके बाद कुछ जो बच्चे हैं जी जैसे कि अभी शासन की ओर से 10वीं क्लास तक की बुक जो है, पुस्तकें, जी। वो शासन अवेलेबल करवा रही है छात्रों को। जी तो मैंने ये सोचा कि 11वीं और 12वीं जी के जो बच्चे हैं, जी हो सकते हैं कोई बच्चे विषम परिस्थिति की वजह से अपना बुक ना खरीद पा रहे हों, जी किसी प्रकार की उनको परेशानी हो। जी कई बच्चे ऐसे रहते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे मैनपुर के एक शिक्षक है, मेरे बड़े भैया प्रदीप सिन्हा जी, जी वो स्कूल के शिक्षक हैं। उन्होंने मुझे अवगत कराया था कि मनीष भाई, कमार भुंजिया जनजाति के कुछ बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते थे, जी उसको मैं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करके मैं उनको, अभी भी रायपुर में पढ़ते हैं, तो उनको भी कुछ पैसा पुस्तक के लिए भेजता बिल्कुल रहता बिल्कुल, हूं। उनकी सोच को भी सलाम है मनीष जी। उन्होंने मुझे अवगत कराया था, जी उनकी भी कुछ हेल्प करना है ऐसा जी करके। जी तो मैं सोचा कि हमारे गांव के कुछ 11वीं 12वीं के बच्चों से मैं पूछ लेता हूँ। जी तो उसके लिए मैंने संपर्क किया जी हमारे प्रिंसिपल बालक उच्चतर माध्यमिक शाला के, उनको मैं मामा जी बोलता हूँ। जी गांव के भी सर्वमान्य नागरिक हैं, जी। किसान भी हैं और जी। टीचर भी हैं। क्या नाम है आदरणीय का? उनका नाम है श्री वरुण चक्रधारी जी। बिल्कुल। संपर्क किया मैं उनसे कि मामा जी, इस टाइप का बात है, कोई बच्चे अगर सक्षम नहीं हैं, किसी प्रकार की विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो उनको मैं अपनी तरफ से कुछ जो बुक उनकी आवश्यकता है पढ़ने के लिए, पढ़ने में उनका व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो मैं उनको बुक उपलब्ध कराऊंगा करके। बिल्कुल। तो मामा जी ने कहा कि ठीक है भांचा, मैं स्कूल में जाऊंगा तो बच्चों को पूछ के बताऊंगा। और उन्होंने, मामा जी ने फिर बच्चों से पूछा जी, और उन्होंने मुझे अवगत कराया। कितने ऐसे बच्चे मनीष जी? लगभग 12 बच्चे। अरे मनीष जी, बिल्कुल 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 मनीष जी, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मनीष जी। इसीलिए मैं इंटरव्यू करते करते निश्चित तौर पर मैं आप जो कार्य मनीष जी कह रहे हैं उसे सुनकर मैं भावुक हो जा रहा हूँ। तो मनीष जी निश्चित तौर पर कल आप मौके पर जाएंगे मनीष जी, किसी भी फोटोग्राफर को अपने साथ रखेंगे, आप पहले गौ माता का फोटो खींचेंगे मनीष जी, उन फोटो को भी हमें देंगे। इसके साथ साथ CRPF कैंप जाएंगे, वहाँ के फोटो उपलब्ध करवाएंगे और बच्चों को वाला फोटो मनीष जी आप हमें उपलब्ध करवाएंगे। आपकी सोच को सलाम है मनीष जी, जिस तरह का सेवा भावना का पुण्य कार्य लेकर आप अपने आगे बढ़ रहे हैं, आप उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे मार्ग में बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा मनीष जी, एक अंतिम सवाल, जन्मदिन का 38वां पड़ाव जन्म का पार कर चुके हैं और कल 39वें पड़ाव में प्रवेश करेंगे, तो मनीष जी कोई खास मैसेज देना चाहेंगे क्या लोकल टीवी के दर्शकों को, क्षेत्र के लोगों को, डॉक्टर मनीष सिन्हा के रूप में, बीजेपी नेता के रूप में कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपने बीजेपी नेता कहा, तो मेरे अंदर तो ऐसा कुछ, मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छा बनने का, नेता नहीं, अच्छा इंसान बनने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। और नेता तो बोलने लगे हैं कुछ लोग, क्योंकि मेरे को पद मिल गया है और वो पद उचित जगह दिलाने का कार्य हमारे सम्माननीय जो हमारे जिला संगठन के जो मुखिया हैं, आदरणीय श्री अनिल चंद्राकर जी, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से आज मुझे ये पद मिला है। मतलब अनिल चंद्राकर जी को आपका राजनीतिक गुरु कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। उनका मुझे पिछले अभी विपक्ष सरकार में जब मैं था, चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक था, उनका सानिध्य में था मैं 5 साल, और उनका विचार से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उनके विचार से।
गरियाबंद के भाजपा की राजनीति में अच्छे पद में, ऊंचे पद में, जैसे जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री के पद में उनको 20 साल हो गए हैं। जी जिला के एक एक गांव, एक एक व्यक्ति को, एक एक भाजपा कार्यकर्ता को वो अच्छे तरीके से जी, जानते और हैं। चंद्राकर साहब का नेचर भी बहुत अच्छा है। जी जी, पहले पत्रकार भी थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिला अध्यक्ष जी को मैं नहीं, सब बोलते हैं चाणक्य है करके। जी चाणक्य है करके। जी भाजपा कार्यकर्ता को सुदृढ़ जी, करने का कार्य, पार्टी को मजबूत करने के लिए। पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके पास सकारात्मक सोच है, जी बहुत सकारात्मक सोच है। जी वो हर जाति, जी हर क्षेत्र जी के हिसाब से वो सोचते हैं। वो जी कई लोगों को लगता है कि हमारे क्षेत्र को ध्यान नहीं दिए, कई लोगों को लगता है कि हमारे लिए नहीं सोचे करके, लेकिन उनके दिमाग में सबके लिए जगह है। जी उनके दिमाग को कोई नहीं पढ़ पाएगा। जी। तो मेरे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। कहीं ना कहीं वो मेरे कार्य से प्रभावित हुए जी। और मेरे क्षमता को तो आपके राजनीतिक गुरु का आशीर्वाद कर लेंगे आप? जी बिल्कुल, फोन करके लेंगे? जी बिल्कुल। गुरुजी को बुलाएंगे क्या कल? मैं अमली पदर, वो एक्चुअल में आज देवभोग आए थे। जी, आज मुलाकात हुई गुरुजी से? आज बेहरा जी के यहाँ कार्यक्रम था, शोक जी कार्यक्रम था। जी जी तो उन्होंने अवगत कराया था। जी पर अभी क्या है, चिकित्सकीय सेवा में मैं थोड़ा बिजी था आज। जी मेरा रूटीन में थोड़ा सा मैं समय नहीं निकाल पाया। जी। तो उनको क्षमा प्रार्थी भी मांगा, मैं क्षमा भी मांगा कि भैया मैं नहीं आ पाया करके। वो अपना कार्य किए और अपना गंतव्य की ओर गरियाबंद के लिए निकल गए। जी जी, क्योंकि मैं उनसे चर्चा भी किया था, कल मेरा जन्मदिन है भैया, आप मेरे घर में रुकेंगे क्या, सुबह फिर निकल जाते करके। तो भैया ने कहा कि मैं जुबान दे चुका हूँ कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे कर्ता भाजपा कार्यालय में मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। जी। तो उस कार्यकर्ता को मैं दुखित नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। जी, जिला के मुखिया भी, जिला के मुखिया हैं, बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं और तत्काल उनका कार्य को हल भी करते हैं। वो फोन के माध्यम से किसी अधिकारी से बात करना है। बीच में एक अच्छा बात बताना चाहूँगा, बीच में तो हम अभी बेमेतरा भी गए थे। हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं जी, उनके जिला गए थे हम लोग। प्रभारी मंत्री माननीय दयालदास बघेल जी के जिला में कुछ कार्यक्रम था, वहाँ गए थे। जी। तो वहाँ भी प्रभारी मंत्री जी से माननीय विधायक राजीव रोहित साहू जी और हमारे जिला अध्यक्ष ने सकारात्मक चर्चा की कि हमारा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का एक बार और दौरा करवाइए करके। जी। और उसके उपरांत हम लोग माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से भी मुलाकात की। वहाँ भी वही चर्चा हुई कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारा कार्य बचा हुआ है अभी, जो विकास की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी। तो उसके लिए आप लोग मुख्यमंत्री को हमारे क्षेत्र में लाइए करके हमारे जिलाध्यक्ष ने अवगत किया। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम जल्द ही कुछ समय बाद सीएम को विंद्रनगर क्षेत्र है, गरियाबंद जिला राजिम क्षेत्र है, यहाँ पे उनका प्रवास रहेगा। नेताजी एक अंतिम सवाल, अमलीपदर सूखा नदी, मैंने खबर भी चलाया था कल, आप भी देखे होंगे। एक व्यक्ति बिल्कुल बहने ही वाला था, कुछ लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर उसकी जान बचाई। तो महोदय किस्मत वाला था, उसकी जान बच गई। अमलीपदर की जनता जानना चाहती है नेताजी कि आखिर जब 25 साल से लोग परेशान हैं, अमलीपदर का रपटा आज तक पुलिया में तब्दील नहीं हो पाया, तो क्या मनीष सिन्हा जी कोई अपने तरफ से कोई विशेष कदम उठाएंगे चूंकि उनकी सरकार है? मैं बहुत पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री किरण सिंहदेव जी के पास गया था। उनके बंगले में जाकर स्वतः उनके साथ बैठकर उनको आवेदन के माध्यम से अवगत कराया इस बारे में। तो उन्होंने आश्वासन दिया है इस बरसात के बाद, अभी टेंडर हो जाएगा अभी, और इस बरसात के बाद काम शुरू करवाने का वो भी जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। जी। तो ये थे डॉक्टर मनीष सिन्हा जी, समाज सेवी हैं, भाजपा के युवा नेता हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मनीष सिन्हा जी ने अपने जीवन के पूरे अनछुए पहलुओं को, जिस पहलू को शायद आपने भी कभी नहीं जाना था, उन बातों को आज लोकल टीवी में खुलकर मनीष जी ने अपनी बातों को रखा है। मनीष जी आज 38 साल मनीष जी का रात को 12 बजे पूरा हो जाएगा। 12 बजने के बाद मनीष जी को 39 साल लग जाएगा। लोकल टीवी परिवार भी मनीष जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। मनीष जी आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और जिस तरह से मनीष जी आप अपने जीवन के जो समाज सेवा के जो पथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, उस पथ में मनीष जी आप लगातार आगे बढ़ते रहिए, जनहित के सेवा भाव के साथ आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं मनीष जी कि यदि आप जनहित में काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी हमेशा आपका साथ देता है, और आप ये चीज करते नजर भी आ रहे हैं।
तो मनीष सिन्हा जी जैसे डॉक्टर हैं, जो समाज सेवी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, ऐसे ही ताजा तरीन इंटरव्यू यदि आपको देखना है तो लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रेम जिस तरह से लगातार लोकल टीवी को मिल रहा है, आज हमारे 28,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और लगभग 1 से 2 दिनों के अंदर हमारे 1 करोड़ व्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तुरंत आप जल्दी से लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल का ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि देश दुनिया के साथ ही रायपुर के साथ ही गरियाबंद जिले और देवभोग अंचल की खबर, अमलीपदर अंचल की खबर सबसे पहले आपके मोबाइल में मिल सके। इस तरह के युवा नेताओं का इंटरव्यू और भी करेंगे, और भी कई युवा नेता हैं जो लोकल टीवी में आकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं। अगले इंटरव्यू में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।